वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हम बाइंडिंग एनर्जी इन न्यूक्लियस सिस्टम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैसे समझते हैं। देखो, हम एक न्यूक्लियस लेते हैं। किसका न्यूक्लियस? हम अल्फा एटम लेते हैं, अल्फा पार्टिकल। थोड़ी देर के लिए अल्फा पार्टिकल का एग्जांपल लेते हैं। अल्फा पार्टिकल मीन्स He+2+, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स। यह है अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस, जिसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्योंकि प्रोटॉन पर +1+1 चार्ज होता है, ये जानते हो, तो 2+ चार्ज है इस पर, न्यूट्रॉन चार्जलेस। यह है आपका, थोड़ी देर के लिए आप समझ लो, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में है, पूरा न्यूक्लियस का एक सिस्टम है, ठीक है। ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बंधे हुए हैं, ये भी आप जानते हो, क्योंकि न्यूक्लियस की आइडेंटिटी है अल्फा पार्टिकल होता है। आपने सुना भी होगा अल्फा बीटा गामा। तो इस न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बंधे हुए हैं, यानी स्टेबल हैं। बल्कि हीलियम जो न्यूक्लियस होता है यानी अल्फा पार्टिकल होता है, ये बहुत स्टेबल होता है, वेरी स्टेबल। यानी ये जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्टेबल है। स्टेबल तो इतना कि अगर आप इससे एक प्रोटॉन निकालना चाहो बाहर ऐसे खींच के, तो आपको लगभग 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। समझ में आया? अगर इससे आप एक प्रोटॉन निकालना चाहो तो आपको इतनी एनर्जी लगेगी। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है न्यूक्लियस लेवल पर। मतलब इस न्यूक्लियस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालना टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर है। बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको लगेगी इनको तोड़ने में, इस न्यूक्लियस को तोड़ने में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सबको अलग अलग करने में, निकालने में आपको बहुत एनर्जी लगेगी। यानी ये स्ट्रांगली बाउंडेड है। अब आप जब इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में निकाल रहे हैं, तो आपको जो एनर्जी जो निकालनी लगेगी ना, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया ना? जैसे भी हमने पहले बताया कि अब आप इनको इतनी बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी आपको कि खूब, मतलब बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे कि आप ये न्यूक्लियस को तोड़ पाएंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो हैं इनको निकाल पाएंगे बाहर, अलग अलग कर पाएंगे, डिसेंबल। इस न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को डिसेंबल कर पाएंगे। आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी देकर अगर हम देनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि सिस्टम ने कभी तो एनर्जी रिलीज की होगी। ये न्यूक्लियस बनने के लिए सिस्टम ने इतनी ही एनर्जी कभी रिलीज की होगी। जैसे कि हमने पिछले बताया था कैसे पूरे एपिसोड में, कि इस सिस्टम ने कभी तो इतनी एनर्जी रिलीज की होगी कि आज हमको यही
न्यूक्लियस से वापस अपने न्यूक्लियस वापस लेने के लिए हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो कभी यानी इस न्यूक्लियस को बनने में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई है एक्सोथर्मिक प्रोसेस द्वारा, यानी रिलीज हुई है एनर्जी, और इसमें इतनी स्टेबिलिटी आ गई है, ये बहुत स्ट्रांग हो गया है, स्टेबिलिटी इस न्यूक्लियस की बहुत हाई हो गई है। उसी कारण आज नौबत ऐसी है कि हमको वही बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज की थी इसने कभी, वही हमको देनी पड़ेगी अगर हम इनके सारे न्यूक्लियस को अलग अलग रखना चाहें, अलग अलग तोड़ना चाहें मतलब। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो एनर्जी कैसे रिलीज हुई। भाई अगर सिस्टम स्टेबल होना है, और ये न्यूक्लियस हम देख रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल बहुत स्टेबल है, इसकी बहुत एनर्जी लगती है एक एक पार्टिकल को रिमूव करने में, तो जाहिर सी बात है कि ये कभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस से गुजरा है, इसने ढेर सारी एनर्जी रिलीज की है। तो कैसे रिलीज की है ज़रा हम बताते हैं आपको। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके ये न्यूक्लियस बना हीलियम का। देखो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, अभी ये मान लो फ्री हैं, डिसेंबर्ड हो गए थोड़ी देर के लिए, और ये मिलकर बनाए हीलियम का न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये आपका बन गया हीलियम का न्यूक्लियस। और वो बहुत स्टेबल बना, हाईली स्टेबल। तो इसका मतलब कि इसने रिलीज किया कुछ एनर्जी मिलके। जब ये बना हीलियम, अगर ये चारों जो न्यूक्लियस हैं यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अभी मान लो डिसेंबल फॉर्म में हैं, अलग अलग हैं, जब ये चारों मिलके जब ये हीलियम का न्यूक्लियस बनाया तो ये सिस्टम बहुत स्टेबल मिला, यानी ये बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड हो गए। इसका मतलब इसने इस सिस्टम ने पक्का कुछ हीट रिलीज की है। वही हीट इतनी ज़्यादा है कि आज हमको अगर वापस देकर इनको तोड़ना पड़े तो खटिया खड़ी हो जाती है, यानी इसने बहुत एनर्जी कभी रिलीज की है। तो आज अगर हम रिवर्स आएँ तो उतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो हुआ क्या, आखिर कैसे एनर्जी रिलीज हुई, वो क्यों, जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आज की डेट में हम समझ रहे हैं। भाई इतनी एनर्जी से वो बाउंड हो चुका है, अब अगर उसको तोड़ना है तो उतनी ही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इन चारों न्यूक्लियस जो अंदर बंध गए हैं, ये चारों न्यूक्लियस की वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो ये हुआ कैसे, एनर्जी कहाँ से आई। भाई बर्फ़ के केस में तो मान लिया हमने हीट किया, ठंडा किया, यहाँ तो ऐसा कुछ हमने कुछ किया नहीं। जैसा कि हमने पिछले बार एग्जांपल दिया था ना, ऐसा मतलब आप दिमाग लगाओ कि वो एनर्जी कहाँ से आई। तो एनर्जी आई है आइंस्टीन का थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम जानते हैं कि एनर्जी कहाँ से आई है। इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी जो रिलीज हुई है वो मास से रिलीज हुई है। कुछ मास का नुकसान हुआ है, समझो। ये प्रोटॉन दोनों और ये दोनों न्यूट्रॉन जब मिलकर ये न्यूक्लियस बनाया तो इनका कुछ मास लॉस हुआ, इनका कुछ मास लॉस हुआ, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। डेल्टा एम, कुछ मास लॉस हुआ, और वो मास आइंस्टीन के नियम से, हमने यहाँ क्यों लिखा है, अपमान है आइंस्टीन जी का, ई लिखना चाहिए, ई इक्वल टू एम डेल्टा एम सी स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। हमने वही क्यों लिख दिया था, खैर हम अपनी जगह सही थे, लेकिन लिखना जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट फॉलो करना चाहिए। तो कुछ मास लॉस हुआ, उसके चलते एनर्जी पैदा हुई, यही क्यू, और वो एनर्जी यानी वो हीट लॉस हो गई, हीट रिलीज हो गई, लॉस हो गई। अब वो स्टेबल हो गया,
अब ये पूरा न्यूक्लियस हाईली स्टेबल हो गया, यानी स्ट्रांगली बाउंडेड हो गया। अब अगर उसके पहले एक चीज़ सुनो, तो पहले वहाँ मतलब ये चलो ठीक है, स्टेबल तक बता दिया, अब आगे देखते हैं। तो ये मास डिफेक्ट हुआ कितना, अभी आगे नहीं बढ़ते हैं, इसी पर कंटिन्यू रहते हैं। तो ये मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट का मतलब आप समझ गए ना, कि ये जब चारों मिलके न्यूक्लियस मिलके न्यूक्लियस बनाया तो कुछ मास का लॉस हो गया, और वो मास एनर्जी में बदल गया, हीट में यहाँ पर, और वो हीट रिलीज हो गई। तो अगर अब हम वापस अपना मास अपने न्यूक्लियन लेने चाहें, वापस अपने न्यूक्लियंस लेने चाहें उससे, उसको तोड़ के, तो जितनी ये एनर्जी रिलीज हो गई उसको बनने में, अब उतनी हमको अलग से देनी पड़ेगी इसको, यानी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग इतनी एनर्जी से वो एक तरह से समझो बंधा हुआ है। भले ही एनर्जी रिलीज हो गई है, लेकिन अब तोड़ने के लिए हमको उतनी ही रिवर्स में एनर्जी देनी पड़ेगी, ई या कह लो क्यू, जिससे कि वो वापस अपने न्यूक्लियंस रिलीज कर देगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब हम ऐड करेंगे एनर्जी रिवर्स में, अगर हम इसको तोड़ने का प्रयास करें, तो जो एनर्जी यानी जो ये क्यू यानी E इक्वल टू mc², जो पहले रिलीज हो गई, जो लॉस हो गई, उसको अगर हम बाहर से दे ना इसमें, तो वही एनर्जी वापस मास में बदल जाएगी, वापस इसका मास बढ़ा देगी। और जब ये टूटेगा पूरा न्यूक्लियस, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन में, जब हम एनर्जी इतनी ही देंगे वापस उसको, तो जब ये टूटेगा पूरा न्यूक्लियस, तो इनके मास वापस इसको गेन हो जाएंगे। वो जो दी गई एनर्जी है वो पूरे हीलियम न्यूक्लियस का मास इसी फार्मूले से बढ़ा देगा, क्योंकि ये फार्मूले से आप समझ रहे हैं ना, मास लॉस होता है तो एनर्जी पैदा होती है, और एनर्जी से मास भी पैदा होता है, ये दोनों तरफ चलता है। तो 4 न्यूक्लियंस यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके अगर हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, तो मास का लॉस होता है और एनर्जी निकल जाती है। और अगर अब हम वापस उसको उतनी ही एनर्जी दें कि ये टूट के वापस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में रिवर्स में आ जाए, यानी ये टूट जाए और वापस हमको हमारे न्यूक्लियंस मिल जाएं, तो वो जो एनर्जी आप देंगे वो मास में बदल जाएगी। तो ये मास डिफेक्ट है क्या? जब न्यूक्लियंस मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं, तो न्यूक्लियस जो है ये, इसका मास हमेशा अपने न्यूक्लियंस के टोटल मास से कम होता है। यानी जब न्यूक्लियंस मिलके न्यूक्लियस बनाया, तो मास डिफेक्ट यानी मास लॉस कह सकते हो, लॉस ऑफ मास यानी मास डिफेक्ट, डेल्टा एम होगा इधर का मास माइनस न्यूक्लियस का मास, यानी 2 प्रोटॉन का मास, 2 न्यूट्रॉन का मास, Mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और माइनस मास ऑफ हीलियम यानी अल्फा न्यूक्लियस। इतना मास लॉस हुआ या मास में डिफेक्ट आया, और फिर यही मास जो है वो आइंस्टीन के लॉ से एनर्जी में बदल गया, और वो एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी एनर्जी पैदा हुई या हीट के रूप में, और वो लॉस हो गई, चली गई, और ये पूरा जो न्यूक्लियस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस से गुजरा है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। और अगर अब आपको तोड़ना है तो आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी वापस तोड़ने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? इसी में c² से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो सीखा है ना। तो यही है बाइंडिंग एनर्जी, कि न्यूक्लियस बनने में, न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनने में जो मास का लॉस होके जो एनर्जी रिलीज हो गई, अब वही बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है उस पूरे न्यूक्लियस की। अगर अब आपको उस न्यूक्लियस से अपने न्यूक्लियन वापस लेने हैं,
तो उस न्यूक्लियस को उतनी एनर्जी देकर तोड़ना पड़ेगा। समझे? ये है किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, यानी जितनी ज़्यादा मास डिफेक्ट होकर, आप ये भी कह सकते हो कि जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वो न्यूक्लियस उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अब वापस उसको तोड़ने के लिए हमको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है। तो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी मतलब ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस। ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी मीन्स ज़्यादा बाइंडिंग न्यूक्लियस, ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस, ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड न्यूक्लियस। तो हाई बाइंडिंग एनर्जी कब मिलती है? जब ज़्यादा मास लॉस होता है, यानी मास डिफेक्ट जब ज़्यादा आता है। समझ में आया बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट? बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट मास डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। और जब कोई न्यूक्लियस बनता है तो उस न्यूक्लियस का मास हमेशा उसके इंडिविजुअल जो न्यूक्लियंस हैं जिनसे मिलकर वो बना है उससे कम होता है, क्योंकि कुछ मास लॉस हो जाता है जो कि हीट में बदल जाता है या एनर्जी में बदल जाता है, और वो एनर्जी लॉस हो जाती है। वही होती है बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि अब आप वापस अगर न्यूक्लियस से वापस अपने न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेना चाहें, उनको तोड़ना चाहें, तो सेम अमाउंट में आपको एनर्जी उस न्यूक्लियस को देनी पड़ेगी, तब जाकर वो टूटेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक आपने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब आगे हम नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है।